ओके बच्चों, वेलकम बैक। हम लोगों ने बेटा मिसलेनियस में दो टॉपिक कर लिए। हम लोगों ने 7A कह लीजिए किया, लुब्रिकेशन सिस्टम। 7B किया हम लोगों ने एक तरह से कूलिंग सिस्टम। किसका? आईसी इंजन। अब हम लोग करने जा रहे हैं आज 7C। 7C जो हम लोग करने जा रहे हैं बेटा वो है इग्निशन सिस्टम। अब जरा फर्क समझिएगा। इग्निशन सिस्टम ऑफ आईसी इंजन, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो हम लोग बेटा धीरे धीरे आईसी इंजन के मिसलेनियस टॉपिक्स को कर रहे हैं। लुब्रिकेशन हो गया, कूलिंग हो गया। इससे जो आपके गाइड वगैरह में या एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो कुछ सवाल तो हो जाएंगे आपके 70 से 80%। कुछ सवाल ऐसे होते हैं बेटा उनके लिए आपको पढ़ना डबल ट्रिपल पड़ता है, तो वो एक तरह से छूट जाते हैं। लेकिन हाँ, 70-80% जो अच्छे सवाल हैं वो आप पे कवर हो जाएंगे। अब हम लोग आ गए 7C। तो 7C हमारा क्या है? देखिए चैप्टर 7C, इग्निशन सिस्टम ऑफ आईसी इंजन। अब बेटा हम लोग इग्निशन की बात करते हैं तो क्या हुआ, ये किससे संबंधित है? ये एसआई इंजन से संबंधित है कि ये सीआई इंजन से संबंधित है? तो बेसिकली ये एसआई इंजन से संबंधित है। इग्निशन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रज्वलन। तो जो हम लोग कहते हैं कि स्पार्क प्लग से चिंगारी आई, स्पार्क आया, तो एक तरह से हम लोग इसमें कह तो आईसी इंजन रहे हैं, पर ज्यादा फोकस हम लोगों का एसआई इंजन में होगा। चिंगारी कैसे पैदा करते हैं इसके ऊपर होगा। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं इग्निशन सिस्टम ऑफ आईसी इंजन। और जब हम इग्निशन सिस्टम की बात करते हैं तो इग्निशन सिस्टम जो होता है वो ऐसे इंजन में, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रोल इंजन में होता है। डीजल इंजन में ये नहीं होता। इसका मतलब हम लोग का फोकस ऐसा इंजन पे होगा। क्या सर जो कुछ पढ़ाएंगे वो सब ऐसा इंजन के लिए होगा, डीजल इंजन के लिए नहीं होगा? नहीं, कुछ बातें हैं जो मैं बताऊंगा बीच में वो डीजल इंजन पे भी लागू होगा, लेकिन मुख्य रूप से चैप्टर जो है वो ऐसा इंजन या पेट्रोल इंजन पे लागू होगा। आइए शुरू करते हैं बेटा। हमारा जो भी कंटेंट है हमने उसको पॉइंट वाइड इस प्रकार से बनाया है, 7.1 से लेकर 7.9 तक कुल मिला के 9 टॉपिक हमने इसमें बनाए हैं। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया? हम पढ़ना चाहते हैं इग्निशन सिस्टम ऑफ एसआई इंजन या पेट्रोल इंजन। एसआई इंजन क्या बोलते हैं हम लोग? याद होगा आपको, स्पार्क इग्निशन इंजन। इग्निशन का मतलब प्रज्वलन, इग्निशन इंजन, और स्पार्क का मतलब चिंगारी। तो पेट्रोल इंजन में लोग करते क्या है? चार्ज को सक करते हैं, चार्ज को कंप्रेस करते हैं। थ्योरी तो कहती है कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाए तब चिंगारी आनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने पढ़ाई की है, हम चाहते हैं कि पिस्टन जब टीडीसी पे पहुंचे तो फ्यूल जल उठे, और फ्यूल के जलने में कुछ समय लगता है। कंबशन थ्योरी में आपने पढ़ा है, केमिकल डिले बोलते हैं। इसका मतलब उस डिले पीरियड की वजह से हम चिंगारी टीडीसी पे पहुंचने से कुछ पहले दे देते हैं और फलस्वरूप चार्ज जल जाता है। तो वो जो हम चिंगारी देते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती है उसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है। तो आइए जरा हम लोग शुरू करते हैं बेटा। देखिए इग्निशन सिस्टम ऑफ आईसी इंजन, और मोर ज्यादा का मतलब यहां पे क्या हो गया? एसआई इंजन। एसआई इंजन देखिए, एसआई इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में स्पार्क प्लग से निकली हुई चिंगारी के कारण चार्ज किसको बोलते हैं? जो पेट्रोल और वायु का समांगी मिश्रण या होमोजेनियस मिक्सचर कार्बोरेटर से बन के अंदर आया है। तो इसका मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में स्पार्क प्लग से चिंगारी आती है, फलस्वरूप जो हमारा चार्ज होता है जो कि फॉसिल फ्यूल प्लस वायु का मिक्सचर है और उस वायु में ऑक्सीजन है, वो जल उठता है। उसके जलने से क्या होगा सर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी का मतलब कंबशन गैसेस बनेंगी। ये कंबशन गैसेस पिस्टन पे दबाव डालेंगी और हमें पावर स्ट्रोक के दौरान हमें पावर मिलेगा। यही हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, अब देखिए बेटा मुख्य प्रॉब्लम क्या है? सक्शन हो गया चार्ज का, कंप्रेशन हो गया चार्ज का। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जो चिंगारी आनी चाहिए, देखिए बेटा चिंगारी आनी है, यस, प्रत्येक वर्किंग साइकिल में एक बार आनी है। सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये बनेगी एक साइकिल। इसके अंदर है 4 प्रोसेस। चिंगारी आनी है एक बार, लेकिन कब आनी है? सही समय पे आनी है। वो समय कब है सर? कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में। अब वो अंत जब हम लोग बोलते हैं तो 5 डिग्री पहले कि 10 डिग्री पहले, ये डिपेंड करता है इंजन टू इंजन। लेकिन हाँ, हर एक पेट्रोल इंजन में चिंगारी कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी से पहुंचने से कुछ पहले आएगी। कितना पहले आएगी? इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं स्पार्क एडवांस। वो 10 डिग्री होगा या 12 डिग्री होगा,
एडवांस के वेरी होने से बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ता है। जो डिटोनेशन था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्पार्क एडवांस। ओके, अब असली चीज है हाउ टू क्रिएट स्पार्क। ये चिंगारी कैसे पैदा की जाए? उत्तर है सर इग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल करके। तो इसका मतलब इग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल करके हम चिंगारी पैदा कर सकते हैं। यहां पे चित्र दिखाया गया कि चिंगारी आई है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में हमें चार्ज को जलाने के लिए क्या चाहिए? चिंगारी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सर कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जो हमारा चार्ज है उसका टेम्परेचर पेट्रोल के इग्निशन टेम्परेचर से कम है, तो हम चिंगारी देके उसको जलाते हैं। ओके, अब इग्निशन सिस्टम से हम इसको प्राप्त करेंगे चिंगारी को। अब इस इग्निशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं बेटा हम लोग। अब देखिए बेटा, मैंने यहां पे आपको एक स्पार्क प्लग दिखाया है। इस स्पार्क प्लग में बहुत सारे कंपोनेंट हैं, धीरे धीरे जानेंगे। मुख्य रूप से इसमें क्या होता है बेटा, बीचों बीच एक मेटालिक सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है और इस साइड में जो होता है दूसरा इलेक्ट्रोड होता है, इसको बोलते हैं साइड इलेक्ट्रोड। तो एक तरह से होता है एक सेंट्रल इलेक्ट्रोड जो बीच में होता है, कंडक्टर मटेरियल का होगा जिसमें करंट चल सकती है, और दूसरा होता है साइड इलेक्ट्रोड। इस सेंट्रल इलेक्ट्रोड और इस साइड इलेक्ट्रोड के बीच में गैप होता है। अब मैंने यहां पे आपको दिखाया है सेंट्रल इलेक्ट्रोड और ये दिखाया है साइड इलेक्ट्रोड, इसके बीच में ये गैप होता है। अब ये स्पार्क प्लग लगता कहां है? ये हमारे पेट्रोल इंजन की बॉडी पे लगता है। जब पेट्रोल इंजन की बॉडी पे लगता है तो ये जो चूड़ी वाला पोर्शन है ये जाके उसके सिलेंडर में टाइट हो जाता है, क्योंकि सिलेंडर जो है उसमें होल रहता है, होल में टैपिंग होती है। टैपिंग समझते हैं, इंटरनल थ्रेडिंग होती है। इस इंटरनल थ्रेडिंग में जाके हमारा ये टाइट हो जाता है। इसको टाइट करने के लिए यहां पे बेटा देखिए ये एक नट दिया हुआ है, हेक्सागोनल नट, रिंच से इसको हम लोग टाइट कर दें। अब ये इस पे टाइट हो गया, तो ये जो हमारी टिप है, टिप का मतलब एक तरह से जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड और साइड इलेक्ट्रोड जिसको हम टिप कह रहे हैं, स्पार्क प्लग की टिप जिसको हम लोग यहां पे स्ट्रेस दिखाते हैं, ये स्पार्क प्लग की जो टिप है ये क्या पड़ेगी? सिलेंडर के अंदर रहेगी। अब इस टिप अंदर, अब जरा समझिए, सक्शन स्ट्रोक हो गया है, कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा है, तो इस गैप में जिसको हमने बोला है गैप, इस गैप में क्या होगा? सर पेट्रोल इंजन में चार्ज सक होता है, चार्ज कंप्रेस होता है, और चूंकि ये टिप अंदर है सिलेंडर के, कंबस्शन स्पेस में है, कंबस्शन चैम्बर में है, ऊपर वाला स्पेस जो टीडीसी के ऊपर होता है, स्पार्क प्लग ऊपर की तरफ लगता है, का मतलब ऊपर की तरफ लगता है का मतलब ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा टीडीसी है, तो इसमें यहां लग सकता है, यहां लग सकता है, अपर स्पेस में रहेगा। तो इसमें क्या होगा? इस जगह पे हमारा चार्ज रहेगा, तो ये चार्ज है। अब अगर ये चार्ज है तो वास्तव में ये है क्या? सर अगर ये चार्ज है और ये पेट्रोल इंजन है तो ये होगा सर पेट्रोल की वाष्प और वायु का मिक्सचर। तो इसमें क्या होगा? सर पेट्रोल की वाष्प होगी, क्योंकि पेट्रोल वोलेटाइल है। ऊपर से जब हमारे कार्बोरेटर से गुजरा है तो वेंचुरी सेक्शन में जाने के बाद एवोपरेट हो गया है, और मानी बात है कि जो एयर आई है उसको सराउंडिंग एयर मिली थी। तो इसका मतलब ये चार्ज जो भी है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये वेपर फॉर्म में है। लेकिन साथ में जो एयर है वो तो गैसेस फॉर्म में थी, शुरू से ही आई थी वेंचुरी ट्यूब में नीचे से। एयर प्लस पेट्रोल वेपर है, इसका मिक्सचर है। अब इस एयर प्लस पेट्रोल के वेपर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है। क्योंकि पेट्रोल इंजन होता है तो केमिकली करेक्ट, यहां स्टैच्यूमेट्रिक रेशियो क्या होता है? 15:1। तो ये करीब 15 है और ये 1 है। इसका मतलब हमारा जो गैप है, इस गैप में हमारे पास क्या है? सर इस गैप में हमारे पास चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या है? सर एयर और पेट्रोल की वाष्प का मिक्सचर। अच्छा, अब देखिए जो चार्ज है ये है एयर प्लस पेट्रोल की वाष्प का मिक्सचर। अब एयर जो होता है बेटा वो विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। एयर के साथ थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, एयर इज ए बैड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। तो विद्युत का कुचालक है। तो अब हमारे जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड में करंट आ रही है, ये करंट हमारे साइड इलेक्ट्रोड तक तो जा नहीं पाएगी, कूद नहीं पाएगी, बीच में प्रतिरोध है। तो इसका मतलब ये जो प्रतिरोध है इसकी वजह से करंट कूद नहीं पाए। अब इसका मतलब ये प्रतिरोध, इसी के बारे में, तो अब बेटा ये विद्युत का कुचालक होता है। अब यहां पे इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस हो, कुचालक का मतलब क्या है कि ये करंट को या विद्युत धारा को पास नहीं होने देगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत हाई है।
इस गैप में। अभी गैप कितना होता है आगे देखेंगे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं ये हमारा जो बीच वो बीच आया है, ये है मेन और सेंट्रल इलेक्ट्रोड, और ये जो साइड में है इसको बोलते हैं साइड इलेक्ट्रोड, यही हमारा ग्राउंड होता है, इसी को हम अर्थ कर देते हैं। ओके, अब जरा देखते हैं, हमें मालूम है कि ओम्स लॉ के हिसाब से V = IR, जहां पे I क्या है करंट, R क्या है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, और V क्या है अप्लाइड वोल्टेज, V = IR। अब इस गैप में जो वायु है उसकी वजह से प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। अगर ये प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, R का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो अगर छोटी सी भी करंट बहनी है तो उसके लिए आपको वोल्टेज बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। V = IR बेटा, इस R की वैल्यू बहुत हाई है। अब अगर इस I की वैल्यू छोटी सी भी होगी तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, इट विल बी ह्यूज क्वांटिटी। इसका मतलब जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब इस गैप से अगर करंट को पास होना है, ये जो हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रोड है और हमारा जो साइड इलेक्ट्रोड है, इसमें जो गैप है, इस गैप से अगर करंट को पास होना है तो हमें बहुत उच्च विभव की जरूरत पड़ेगी। वेरी वेरी हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। व्हाई? बिकॉज रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। तो छोटी करंट बहने के लिए भी वोल्टेज इज वेरी हाई रिक्वायर्ड, यही लिखा गया है। चूंकि R बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत कम सामर्थ्य की विद्युत धारा या वेरी स्मॉल करंट के लिए भी हमें बहुत ही उच्च विभव हाई वोल्टेज जरूरत पड़ेगी। किस रेंज का सर? 250 वोल्ट, 400 वोल्ट, 1000 वोल्ट, सर 1100 वोल्ट नहीं, मैंने कहा कम से कम 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट, मतलब 10,000 वोल्ट से 20,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, 15,000 वोल्ट, सर 10,000 की 20,000 एक बताइए। मैंने कहा नहीं, ये वेरिएबल होता है, कई चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन एक चीज तय है, हाई रेंज में लगेगी। ठीक है, इसका मतलब 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट। हमने कहा भाई हमारे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, शादी ब्याह में जरा चाय बननी है, तो कितनी चीनी ले आए? 50 ग्राम। बोले चीनी बहुत ज्यादा लगेगी, किलो में लगेगी। उसका बोरे में लगे, कितने मेहमान आ रहे इस पर डिपेंड करे। शादी ब्याह में चाय चीनी लेके आएंगे 50-100 ग्राम थोड़ी काम चलेगा सर, तो उच्च विभव की जरूरत पड़ेगी। अब कितनी पड़ेगी वो डिपेंड करता है कितने बाराती आने वाले हैं, लेकिन यहां पर भी कितनी वोल्ट की जरूरत पड़ेगी ये डिपेंड करेगा उस गैप के ऊपर, उस गैप के अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी उसके ऊपर। तो आइए, ये हमें वोल्टेज कितनी जरूरत पड़ेगी सर? 10,000 वोल्ट की 12,000 वोल्ट की 15,000 वोल्ट? मैंने कहा देखो बेटा, हमें जो ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको आगे चले ब्रेक डाउन वोल्टेज, क्योंकि इस प्रतिरोध को तोड़ना है, इस प्रतिरोध को तोड़ने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो हाई चाहिए। कितनी चाहिए सर? 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 हाई वोल्टेज चाहिए। किस पे निर्भर करेगी? ये मुख्य रूप से निर्भर करेगी जो गैप है सेंट्रल इलेक्ट्रोड और साइड इलेक्ट्रोड के बीच में। इसीलिए कभी हम लोग देखिए जब स्पार्क प्लग प्रॉब्लम देता है, अपने मिस्त्री के पास जाते हैं तो मिस्त्री करता क्या है, जो साइड इलेक्ट्रोड वाला हिस्सा होता है इसको किसी चीज पे ठोकता है। जब इसको साइड इलेक्ट्रोड किसी, देखिए बेटा ये हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रोड है और ये हमारा साइड इलेक्ट्रोड है। इस साइड इलेक्ट्रोड को किसी चीज पे ठोकेगा तो क्या होगा? ये गैप कम हो जाएगा, और कभी जब गैप कम होता है तो स्क्रू ड्राइवर डाल के वो गैप को बढ़ाता है। इसका मतलब उस गैप को कम ज्यादा किया जा सकता है जरूरत पड़ने पे। तो अब इसका मतलब कि हमें कितना ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहिए, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि सेंट्रल इलेक्ट्रोड और साइड इलेक्ट्रोड के बीच में गैप कितना है। फिर इसके ऊपर निर्भर करेगा कि जो हमारा चार्ज है उस चार्ज की वजह से प्रेशर कितना है। मान लीजिए पेट्रोल इंजन है तो कंप्रेशन रेशियो कितना होगा? तो पेट्रोल इंजन है तो कंप्रेशन रेशियो 16 से 24 होगा। नहीं भाई, 16 से 24 तो डीजल इंजन में होता है। पेट्रोल इंजन है तो कंप्रेशन रेशियो पहले होता था 6, 7, 8, आजकल होता है 10, 10:30, 10:30, 11, 12। तो मान लीजिए अगर ये कंप्रेशन रेशियो 10 है तो अंदर प्रेशर थोड़ा सा कुछ होगा, और 11 है तो थोड़ा और ज्यादा होगा। तो ये प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब प्रेशर कितना है, जो बीच में चार्ज है उसका प्रेशर कितना है, समझिएगा बेटा। प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा? डेंसिटी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। प्रेशर कम है तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। इसके अलावा फाई पे निर्भर करेगा। याद कीजिए फाई कब आया था? चैप्टर 4 में आया था फाई। चैप्टर 4 में जब फाई आया तो क्या बोलते थे इसको? इक्विवेलेंस रेशियो। ये इक्विवेलेंस रेशियो क्या था अगर आपको याद हो? अगर इसका मान 1 के बराबर है तो इसका मतलब मिक्सचर कैसा है? केमिकली करेक्ट या स्टैचोमेट्रिक। लेकिन अगर इसका मान 1 से ज्यादा है तो मिक्सचर कैसा था? याद कीजिए, रिच। रिच का मतलब ईंधन ज्यादा तुलनात्मक रूप से। और अगर इसका मान 1 से कम था तो ईंधन कैसा है? लीन। इसका मतलब ईंधन तुलनात्मक रूप से कम। अब इसका मतलब कि हमें जो उच्च विभव चाहिए या ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहिए करंट को इस गैप को तोड़ने के लिए, तो जैसे ही करंट यहां से यहां कूदेगी तो बीच में चिंगारी पैदा हो।
यही है स्पार्क, और इस प्रकार स्पार्क से हमारा जो फ्यूल है या फ्यूल का ये चार्ज है वो जल उठता है। तो इसका मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज उच्च रेंज में होता है, 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट, 22 किलो वोल्ट। निर्भर इस बात पे करता है कि गैप कितना है, अंदर चार्ज का प्रेशर कितना है, और जो हमारा मिक्सचर है, वायु और एयर का मिक्सचर है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। मतलब वो केमिकली करेक्ट है कि रिच मिक्सचर है। याद कीजिए 10:1, 5:1, वेरी वेरी रिच, 16:1, 10% लीन। तो याद कीजिए 10% लीन, 10% रिच, 5=1 बराबर केमिकली करेक्ट, 5 बराबर 1.1 बराबर 10% रिच, चूंकि एक से ज्यादा हो गया। 5 बराबर 0.9 बराबर लीन, 10% लीन। ओके, इस पे निर्भर करता है। अब समस्या ये है कि इतनी हाई वोल्टेज 10 किलो वोल्ट कहां से लाई जाए। तो आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब अब हमें अगर चिंगारी पैदा करनी है तो सेंट्रल इलेक्ट्रोड और साइड इलेक्ट्रोड के बीच में हम करंट को कूदाएंगे। जब करंट कूदाएंगे तो एयर से कूदेगी बीच में, तो वहीं पे चिंगारी पैदा करेगी, क्योंकि वो जो गैस होती है बीच में, ये जो हमारा चार्ज है, ये आयोनाइज हो जाता है और प्लाज्मा स्टेट में आ जाता है, तो वही चमक पैदा करता है, चिंगारी देता है। ओके, आयोनाइज कर जाता है। अब इस हाई वोल्टेज को पैदा करने के लिए हम अपने पेट्रोल इंजन में, या कह सकते हैं आप एसआई इंजन में, इग्निशन सिस्टम का डिजाइन करते हैं। अब हम इग्निशन सिस्टम की डिजाइन करते हैं। इग्निशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है? सर, चिंगारी पैदा करना। चिंगारी कैसी पैदा होगी? सर, चिंगारी पैदा होगी जब करंट सेंट्रल इलेक्ट्रोड से साइड इलेक्ट्रोड तक कूद के जाने की कोशिश करे, और इसके बीच में जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा प्रतिरोध पैदा करेगा। तो हमें हाई वोल्टेज चाहिए। तो स्पार्क क्रिएट करने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए। हाई वोल्टेज चाहिए तो या तो हमें कहीं से हाई वोल्टेज मिल जाए, या हमारे पास कहीं से लो वोल्टेज मिल जाए, उसको हम स्टेप अप करके हाई बना लें। तो ये तो इसका मतलब इग्निशन सिस्टम हमें बनाना है। आइए थोड़ा सा समझते हैं इग्निशन सिस्टम की क्या जरूरत है। सबसे पहले तो हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स, मतलब हमें कोई विद्युत ऊर्जा का स्रोत हो, वोल्टेज भले कम हो, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स चाहिए। फिर हम करेंगे क्या? चिंगारी को पैदा करने के लिए हम इस अच्छा मान लीजिए हमारे पास दो जने सोर्स है, या तो हाई वोल्टेज का हो। अब हाई वोल्टेज सोर्स तो हमें मिलेगा नहीं, तो जो लो वोल्टेज का सोर्स भी मिलेगा उसको हम बूस्ट करने मतलब बढ़ा के हाई वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए कुछ जुगाड़ करेंगे। तो पहले तो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? चिंगारी को पैदा करने के लिए उस सोर्स से प्राप्त लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। दूसरा काम उस इग्निशन सिस्टम का तो ये होगा, पहले तो उसमें एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स हो, और उसके बाद उस सोर्स का जो लो वोल्टेज है उसको हाई करने का कोई जुगाड़ हो। और तीसरी चीज क्या है कि जो आपको हाई वोल्टेज मिला, अब देखिए बेटा, जो भी हमारे जनरली इंजन होते हैं, स्कूटर, मोपेड और मोटरसाइकिल को छोड़ के, इससे ज्यादा जो भी थोड़े ताकतवर इंजन होते हैं वो सब मल्टी सिलेंडर होते हैं। 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर। जो हम लोग की ऑल्टो गाड़ी है, जो नैनो है बेटा, वो नैनो 2 सिलेंडर की है। परंतु जो हमारी मारुति है, अल्टो कह लीजिए, या हम लोग की जो हुंडई की बेस मॉडल की सारी गाड़ियां हैं, सेंट्रो वगैरह, ये सब 3 सिलेंडर। इसके बाद वैगन आर वगैरह चले जाएंगे तो 4 सिलेंडर है। इसका मतलब 4, 5, 6, 7 और फिर वी वगैरह वगैरह डिटेल इंजन कन्फ्यूजन में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है हम लोगों ने बेटा, मल्टी सिलेंडर इंजन। तो अब हमें चिंगारी तो पैदा करनी है, किस सिलेंडर में पैदा करनी है? इसमें करनी है कि इसमें करनी है कि इसमें करनी है? सर, तीनों में करनी है। तो क्या तीनों में एक साथ करनी? नहीं सर। सुना है कि चिंगारी जब पैदा करते हैं पहले इसमें करते हैं, फिर उसमें करते हैं, फिर इसमें करते हैं। अर्थात इंजन का एक फायरिंग ऑर्डर होता है, आगे देखेंगे। तो अब हमें चिंगारी पैदा करनी है हर सिलेंडर में, परंतु हर सिलेंडर में पैदा चिंगारी कब करनी है? जब उस सिलेंडर का पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, नीचे से ऊपर जाते में नहीं, नीचे से ऊपर 2 बार जाता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में भी ऊपर जाता है नीचे से, बीडीसी से टीडीसी, और हमारे एग्जॉस्ट स्ट्रोक में भी जाता है नीचे से ऊपर। तो देखिए बेटा, मेरा कुछ एक्शन आज इधर हो रहा है, मैं बार बार क्या कर रहा हूं, टीवी की तरफ देख रहा हूं जहां पे मैं चीजें आ रही हैं। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी आए, तो कंप्रेशन स्ट्रोक पे पहुंचने से, टीडीसी पे पहुंचने से कुछ पहले चिंगारी आए। तो इसका मतलब अब हमें हर सिलेंडर में उस समय चिंगारी चाहिए। तो अब चिंगारी कैसे पाएंगे? हाई वोल्टेज से।
हाई वोल्टेज तो यहां प्राप्त हो गया, लेकिन अब उस हाई वोल्टेज से चिंगारी हमें कब मिले? सही समय पे, मतलब जिस इंजन में जिस समय जरूरत है। और सारे इंजन में एक साथ फायरिंग नहीं होती, वो कैसे होती है? फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से। फायरिंग ऑर्डर क्या होता है हम बताएंगे, बट एक साथ समझ सकते हैं कि फायरिंग ऑर्डर तीनों सिलेंडर में एक साथ चिंगारी आएगी, एक साथ तीनों में फ्यूल जलेगा, ऐसा नहीं होता, बारी बारी होता है, कोई पहले कोई बाद में। तो जिस वक्त जिसको जरूरत है, तो अब समझिए प्राप्त उच्च विभव, सेकंड पॉइंट तक करिए। पहले तो हमारे पास कोई सोर्स होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए। उस स्रोत का वोल्टेज लो है तो उसको हाई करने का जुगाड़ होना चाहिए। अब हमारे पास हाई वोल्टेज तो अवेलेबल है, अब ये हाई वोल्टेज हम देंगे तो चिंगारी पैदा हो जाएगी, लेकिन वो चिंगारी पैदा होनी है हर सिलेंडर में उचित समय पे। तो उस चिंगारी को सही समय पे देना है, या सही समय पे उस हाई वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्राप्त उच्च विभव को मल्टी सिलेंडर इंजन में फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से सिलेंडर के स्पार्क प्लग को सही समय पे डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है ना? कोई भी काम है, मैं नौकरी तो मिल गई, कब मिली? 35 साल के बाद। 20 साल 25 साल के हो, 35 साल के बाद नौकरी मिली, 60 साल में रिटायरमेंट टाइम रहता है। अरे नौकरी मिले तो 1-2-3 साल के अंदर, तो सही समय पे हर काम अच्छा लगता है। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इसका मतलब जो प्राप्त होगा उच्च विभव उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना इसी की जिम्मेदारी है। तो इग्निशन सिस्टम में ये तीनों खूबियां होनी चाहिए। आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग बेटा 2 टॉपिक बेसिक जो थे इंट्रोडक्शन वाले। अब सर ये बताइए कि हमारे पेट्रोल इंजन में या एसआई इंजन में जो इग्निशन सिस्टम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? आइए बेटा देखते हैं। जो हमारे प्रज्वलन तंत्र हैं पेट्रोल इंजन के लिए, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। नाम से ही जाहिर है मैग्नेटो, इसका मतलब इसमें एक मैग्नेट के कमाल की वजह से सारा खेल होगा। ओके, लेकिन अब ये तरीका पहले इस्तेमाल होता था, आज के तारीख में इसका इस्तेमाल नहीं, इसमें कुछ खामियां हैं। तो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलीट हो गया का मतलब अब प्रचलन से बाहर हो गया, प्रचलन से आउट हो गया। जैसे बताइए कितने घरों में अलार्म क्लॉक है? आज ही हमें सुबह स्टेशन जाना था, कोई जा रहे थे हमारे, उनको नाश्ता पहुंचाने के लिए, सुबह 6 बजे गाड़ी थी, 4:30 बजे उठ गए थे, नाश्ता सब बना के पत्नी ने दिया, तो 4:30 बजे घंटी लगानी थी, तो अलार्म क्लॉक पहले लगाया करते थे, अलार्म क्लॉक तो है ही नहीं, तो क्या किया, मोबाइल में लगा लिया घंटी। तो अब धीरे धीरे घरों में अलार्म क्लॉक नहीं है, धीरे धीरे घरों में कैमरा भी गायब हो जाएगा, सब उससे हो जाएगा, टेप रिकॉर्डर, बहुत सारी जरूरतें जो है हमारी खत्म हो जाए। घड़ी भी हम लोग नहीं लगाते, मोबाइल फोन में देख लेते हैं, कुछ लोग शौकीन घड़ी लगाते हैं। तो अब बेटा मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम जो है वो आज के तारीख में पिस्टन से बाहर हो गया। कोई भी चीज बेटा पिस्टन से बाहर होती है तो उसमें कुछ कमियां होती तभी होती है, उसकी एफिशिएंसी लो होगी, कुछ कमियां होगी, तो ये बाहर हो गया। क्या होता है थोड़ा सा देखें। आज के तारीख में जो इस्तेमाल होता है टुडेज, या कह सकते हो प्रेजेंटली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं बैटरी इग्निशन सिस्टम। प्रेजेंट या वर्तमान स्थिति में हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैटरी इग्निशन। नाम में बैटरी है, इसका मतलब इसका एक मेन कंपोनेंट क्या होगा? बैटरी होगा। और बैटरी है क्या? एक तरह से विद्युत का स्रोत है, लेकिन बैटरी होती है 6 वोल्ट की या 12 वोल्ट की, और हमें चाहिए 10,000 वोल्ट, तो मतलब बैटरी तो हमें विद्युत का स्रोत तो मिल गया, बट अब इसको हमें स्टेप अप करना पड़ेगा। अब इसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। अब बेटा ये थर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम कुछ नया नहीं है, एक तरह से जो 2 है उसी का मॉडिफाइड रूप है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व कर ली गई है, इसको और एफिशिएंट बना दिया है। मॉडिफाइड ऑफ 2, इस 2 का मॉडिफिकेशन है। तो इसके अंदर बैटरी इग्निशन सिस्टम खूबियां तो होंगी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह करके इसको और इंप्रूव किया गया। तो अब इसका मतलब हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर मुख्य रूप से बैटरी इग्निशन सिस्टम। आइए अब देखिए बेटा, एक चीज तो तय हो गई थी कि कोई भी इग्निशन सिस्टम हो उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? विद्युत का स्रोत होना चाहिए, और उस स्रोत का से प्राप्त अगर वोल्टेज लो है तो उस वोल्टेज को लो से हाई करने का जुगाड़ होना चाहिए। और हाई वोल्टेज अगर मिल भी गई तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो मल्टी सिलेंडर इंजन के विभिन्न सिलेंडरों को सही समय पे चिंगारी प्रदान करने का कार्य करे। सही समय मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जिस सिलेंडर को जरूरत है दे, एग्जॉस्ट के दौरान चिंगारी ना आ जाए, सक्शन के दौरान चिंगारी ना आ जाए। समझ में आ रही बात? ओके, आइए अब हम लोग पढ़ेंगे बैटरी इग्निशन सिस्टम को डिटेल में, लेकिन
अब चूंकि हम लोग मैग्नेटो इंडक्शन सिस्टम को कह रहे हैं कि ऑब्सोलीट हो गया है, तो थोड़ा सा मैग्नेटो इंडक्शन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ लें। ये ऑब्सोलीट हो गया है, लेकिन पहले इस्तेमाल होता था। तो इसमें ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से उसको आउट हो गया, आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बैटरी इग्निशन। आपके एग्जाम में अगर मान लीजिए टोटल जो भी क्वेश्चन है 100, तो उसमें से 70% जो प्रश्न होंगे वो बैटरी इग्निशन सिस्टम के आसपास होंगे या उसी में से। तो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे बैटरी इग्निशन सिस्टम। शॉर्ट में स्टडी करने जा रहे हैं मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। तो आप समझिए मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में क्या होता है। ये वर्क करता है डायनमो या जनरेटर कॉन्सेप्ट। अब बेटा देखिए, एक शब्द है डायनमो। अब डायनमो क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। डायनमो ऑब्लिक जनरेटर हमने लिखा, इसका मतलब डायनमो बोलो जनरेटर बोलो एक ही बात है। अब जरा समझिए बेटा, दो चीजें होती हैं, एक को हम कह रहे हैं डायनमो या इसको हम कह सकते हैं जनरेटर, और दूसरी एक चीज आपने सुनी होगी मोटर। मोटर और डायनमो या कह सकते हैं मोटर और जनरेटर एक दूसरे के विपरीत हैं। मोटर के बारे में हम लोग बात करें, सब लोग जानते हैं मोटर क्या होता है। पंखे की मोटर है कि नहीं, जो मिक्सी चलती है मिक्सी की मोटर, पंखे जितने भी तरह के पंखे हैं सबकी मोटर है ना। ये हमारे छत पे जो लगा है ये सीलिंग फैन है, दीवार पे जो लगा होता है वो वॉल फैन होता है, मेज पे जो रखा रहता है वो टेबल फैन होता है, शादी ब्याह में जो चलता है वो फर्राटा फैन होता है, बाथरूम वगैरह में गर्म और गंदी गैसेस को बाहर निकालने जो होता है वो एग्जॉस्ट फैन होता है, कूलर में भी फैन होता है जो बाहर की हवा को अंदर फेंकता है झोंके के साथ। ये सब फैन जो हैं, ये पंखड़ी नाचती है, पंखड़ी नाचती है तो हवा को काट के अंदर फेंकती है। पंखड़ी नाचती क्यों है? क्योंकि ये डंडी के ऊपर लगी है, ये डंडी नाचती है तो पंखड़ी नाचती है। इस डंडी को बोलते हैं शैफ्ट। और ये क्यों नाचता है? क्योंकि शैफ्ट जो है मोटर में है। तो मोटर को हम करते क्या है, विद्युत ऊर्जा देते हैं, और मोटर क्या करता है, इस विद्युत ऊर्जा को, मोटर करता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर। अब जब हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं तो इसका जो फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है काइनेटिक एनर्जी, मींस गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करता। और गतिज ऊर्जा में भी ये भी गतिज ऊर्जा हो सकती है हाफ एम वी स्क्वायर, और ये भी हो सकती है आई ओमेगा स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा में भी मोस्टली रोटरी फॉर्म में। गतिज ऊर्जा आपको रेस्पिरेटिव फॉर्म में भी मिल सकती है, जब पिस्टन ऐसे से चलता है ये भी गतिज ऊर्जा है, और जब क्रैंकशाफ्ट ऐसे से नाचता है वो भी गतिज ऊर्जा है। तो मोटर करता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसका उल्टा होता है डायनमो या जनरेटर। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को, कौन सी वाली मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल फॉर्म की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा घूर्णन वाली, इसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फर्क समझने की कोशिश की। हमारे मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं था, जबकि इसमें हमारे पास बैटरी होती है, बैटरी से हमें विद्युत धारा मिलेगी। अब हमारी समस्या क्या होगी, उस विद्युत धारा जो लो वोल्टेज की है उसको अप करना। अब देखिए बेटा, हमारे बैटरी सिस्टम में जो इग्निशन सिस्टम था उसमें जो वोल्टेज हमें मिलती थी वो मिलती थी 6 वोल्ट पहले, अब मिलती है 12 वोल्ट। और हमें चाहिए कितनी, हमें चाहिए 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट, तो हमें स्टेप अप करनी पड़ती थी। और मैग्नेटो सिस्टम से भी हमें जो वोल्टेज पैदा होती है वो भी लो होती है, लेकिन यहां पे हमारे बैटरी से नहीं मिलेगी, हम इसको पैदा करते हैं। तो इसका मतलब मैग्नेटो इंडक्शन सिस्टम में बैटरी नहीं होती, ऊर्जा का सोर्स नहीं होता। आइए बस देखें अब फर्क क्या है सर, डायनमो और जनरेटर एक ही बात तो है सर, विद्युत ऊर्जा पैदा करते हैं दोनों। मैंने कहा नहीं, अगर हमारा ये डीसी देता है डायरेक्ट करंट तो हम बोलते हैं डायनमो, और जनरेटर तब बोलते हैं जनरली जब एसी देता है। और जब इसको जनरेटर बोलते हैं ना बेटा, तो एक तरह से हम लोग इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटर। तो जनरेटर बोलो या ऑल्टरनेटर बोलो एक ही बात है। अब जरा देखिए बेटा, अगर आपने कभी, बहुत पुराने आप तो हो सकता ना भी जानते हो, बट हम लोग जब बचपन में थे या हम लोग के पिताजी की उम्र में जब थे, पिताजी के हमारे जमाने में लोग साइकिल पे चलते और साइकिल के आगे लाइट लगी रहती थी, पीछे भी लाइट लगी रहती। आजकल मॉडर्न फैशन में फिर आ गया है, तो फैंसी साइकिल आ गई है महंगी वाली, उसमें आगे लाइट लगी रहती है, पीछे लाइट लगी रहती है। अब उस जमाने में क्या होता था, ये देखिए हमारी साइकिल है, यहां पे हमारे लाइट लगी हुई है। अब ये विद्युत ऊर्जा मिलेगी तो बल्ब जलेगा। ये विद्युत ऊर्जा कहां से मिलेगी सर, बैटरी लेके चलते थे। मैंने कहा नहीं, ये हमारा है डायनमो, नीचे आप देख रहे हैं
अब इसी का बेटा देखिए एक्सप्लोडेड व्यू, या कह सकते हैं इसको जूम करके दिखाया है, यहां के पोर्शन को जूम किया गया है। अब आपकी साइकिल का ये पहिया है। अब जब आप साइकिल चलाते हैं, पैडल मारते हैं, तो क्या होता है, इस स्प्रॉकेट जो है ये चल नाचता है। ये नाचता है तो इससे चेन से क्या होता है, पिछला पहिया नाचता है, तो पिछला पहिया ड्राइवर हो जाता है, आगे वाला ड्रिवन हो जाता है, हमारी साइकिल आगे बढ़ती है। अब ये हमारा जो पहिया है नाचेगा, तो इसकी जो व्हील है, या कह सकते हैं आप रिम है, वो क्या करेगी, इसके साथ टक्कर खाएगी। तो इसका मतलब किसकी, तो ये हमारी डायनमो है, हमारी ये व्हील मतलब हमारी डायनमो की जो एक तरह से पहिया, डायनमो का पहिया जो है वो टायर के साथ रगड़ खाएगा। हाँ, अब जब टायर के साथ रगड़ खाएगा तो जब टायर चलेगा तो ये पहिया चलेगा। अब ऐसे केस में अगर हमें थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये व्हील क्या है, टायर से टच है, तो घर्षण होगा, तो थोड़ी ताकत ज्यादा लगाएंगे तो हमारी साइकिल तो आगे बढ़ेगी, बट टायर के साथ कांटेक्ट में आएगा पहिए, हमारी डायनमो का पहिया, तो ये तरह से चरखी नाचेगी। ये नाचेगी तो इसके अंदर विद्युत पैदा होगी इलेक्ट्रिकल वाले जाने। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगी, इसी से हमारा ये बल्ब चलेगा। लेकिन ये जो विद्युत पैदा होगी इस केस में वो लो वोल्टेज की, और आप जितनी तेज साइकिल चलाएंगे उतना ज्यादा करंट होगी, तो थोड़ी सी तीव्रता बढ़ जाएगी। धीरे चलाएंगे तो रुक जाएगी, आप रुक जाएंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट में कमी क्या थी, इस कॉन्सेप्ट में जो करंट है वो इस बात पे निर्भर करती है कि गति कितनी है। जब गति लो होगी तो करंट लो हो जाएगी, गति हाई होगी तो करंट हाई हो जाएगी, जब आप रुक जाएंगे तो करंट मिलेगी ही नहीं। तो मैग्नेटो सिस्टम का ये प्रॉब्लम। तो मैग्नेटो सिस्टम में पुराने जमाने में बैटरी नहीं होती थी, इस प्रकार से होता था, इसी को स्टेप अप करके चीजों को बढ़ाया जाता था। तो मैंने आपको मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम को बताया कि ये वर्क करता है डायनमो या जनरेटर कॉन्सेप्ट पे। डायनमो का मतलब क्या है कि पहिए की जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक गतिज ऊर्जा है, उससे हम विद्युत पैदा करते थे डायनमो के। अब इस डायनमो से हमें जो करंट मिलती थी उससे हमारा बल्ब जलता था उस जमाने में, और इससे हम इग्निशन सिस्टम को पावर देते थे, और फिर स्टेप अप करने का फिर जुगाड़ वहां लगाते थे, डिस्ट्रीब्यूट करने जुगाड़ लगाते थे। सिर्फ क्या होता था, ये इग्निशन सोर्स हमारा जो होता था बैटरी वाला, ये बैटरी के जहां मैग्नेट्स काम चल जाता था, हमें बैटरी नहीं जरूरत पड़ती थी एज ए इग्निशन सोर्स कि हम उसको स्टेप अप करें। हम विद्युत पैदा करते थे और उसको स्टेप अप करके काम करते। परंतु इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, मैंने डिस्कस की, स्पीड के प्रोपोर्शनल आपकी करंट मिलेगी। स्पीड कम तो करंट कम, स्पीड ज्यादा तो करंट ज्यादा, और अगर आप रुक गए हैं तो करंट बंद। ओके, अब डायनमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हो गया। नो नीड ऑफ बैटरी इन दिस सिस्टम, ये भी हो गया। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या था, स्टेशनरी मैग्नेट्स स्टार्टर creates a powerful magnetic field and a rotating coil cuts through the magnetic lines of flux of the stator and produces electricity। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम करता था। इतना हम लोगों ने बोल दिया। अब जरा देखिए, लेकिन ये अब तो ऑब्सोलीट हो गया, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए मैग्नेटो इंडक्शन सिस्टम में कौन सा कंपोनेंट नहीं हो सकता, नहीं होता है, बैटरी नहीं होती, जबकि बैटरी इग्निशन सिस्टम में बैटरी जरूर होती है। इसके अलावा बाकी चीजें जो हैं वो सेम रहेंगी। ओके, अब चला अब बेटा हमने आपको बताया कि आज के तारीख में वर्तमान स्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, बल्कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं कहना चाहिए, अब तो कंप्यूटराइज्ड या चिप कंट्रोल्ड इग्निशन सिस्टम होता है, चिप कंट्रोल्ड कूलिंग सिस्टम होता है, मैक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड इग्निशन सिस्टम होता है। मैक्रो प्रोसेसर मतलब कंप्यूटर की जो चिप होती है उसी को मैक्रो प्रोसेसर, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स वगैरह क्या क्या होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं, चिप्स होती है, पता नहीं। बहरहाल बैटरी इग्निशन सिस्टम, अब बेटा ये बैटरी इग्निशन सिस्टम में भी जो अब इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटराइजेशन होने के बाद, लेकिन मूल रूप से ये क्या है, आज भी जो इस्तेमाल होता है वो बैटरी इग्निशन सिस्टम। अब जरा देखिए, ये है हमारा बैटरी इग्निशन। इसमें सबसे पहले क्या होगा, चूंकि नाम ही है इसका बैटरी इग्निशन सिस्टम, तो इसमें ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत होगा जिसको हम बैटरी कहेंगे। अब इस बैटरी से हमारे जो एक दूसरा, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो इसका होता है वो होता है बैटरी, और दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कॉइल। तो जो हम लोग कह रहे हैं विद्युत ऊर्जा का, किसी भी इग्निशन सिस्टम में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए, तो वो हो गया नंबर 1। बैटरी इग्निशन सिस्टम में बैटरी होती है विद्युत ऊर्जा का स्रोत, लेकिन इस बैटरी का वोल्टेज कितना होता है सर, पहले तो 6 वोल्ट की बैटरी होती थी, बट आज के तारीख में 6 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट की बैटरी होती। ओके, तो 12 वोल्ट की बैटरी होती है एज ए इग्निशन सोर्स, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें तो सर 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट का विभव चाहिए, तभी हम उस रेजिस्टेंस को तोड़ पाएंगे और बीच की जो हमारे चार्ज है वो आयोनाइज होगा और वहां पे चिंगारी पैदा होगी। तो उसको तोड़ने के लिए हमें चाहिए क्या,
हाई वोल्टेज। अब हाई वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए हमारे पास होता है कॉइल, इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से इग्निशन कॉइल। अब ये इग्निशन कॉइल क्या करता है? ये नंबर 2 वाला काम करता है। नंबर 2 का मतलब कि जो हमारा लो वोल्टेज है, जो लो वोल्टेज है 12 वोल्ट का, उसको ये कन्वर्ट कर देता है हाई वोल्टेज में। कितने सर? अब 10 किलो वोल्ट है कि 15 किलो वोल्ट है कि 20 किलो वोल्ट है, जितना भी है उसको कन्वर्ट कर दे। 2 काम हो गए। अब तीसरा काम क्या है? ये काम है डिस्ट्रीब्यूटर का। तीसरा होता है इसका मतलब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर। तो एक तरह से मोटे मोटे तौर पे देखिए बेटा, हमें इस पूरे सर्किट को समझ के कुछ थ्योरी एग्जाम नहीं देना है कि कैसे कार्य करता है, एक्सप्लेन करिए। हमें इसके मेन वो चीज समझनी जो एग्जाम में पूछी जाती है। हमारे इग्निशन सिस्टम में 3 रिक्वायरमेंट है। विद्युत का स्रोत चाहिए, यहां पे है बैटरी के रूप में, परंतु इसे जो वोल्टेज मिल रही है वो लो मिल रही है। इसको अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बढ़ाना है, जबरदस्त बढ़ाना है, हमें क्या चाहिए? हमें कोई जुगाड़ चाहिए। तो हमारे पास जुगाड़ क्या है? इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल में करते क्या है? हम इसका वोल्टेज अप कर देते हैं। अब हमें हाई वोल्टेज मिल गया, लेकिन मल्टी सिलेंडर इंजन है, फर्स्ट सिलेंडर, सेकंड सिलेंडर, थर्ड सिलेंडर, फोर्थ सिलेंडर, तो हमें बारी बारी से जिस सिलेंडर में कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में पिस्टन पहुंचे उसको चिंगारी मिले, सही समय पर चिंगारी मिले। तो सही समय पर चिंगारी मिले का मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम क्या होगा? एक तरह से तीसरी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। इसको मतलब बैटरी इग्निशन सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, पूरा तामझाम होता है, परंतु मुख्य रूप से बैटरी, इग्निशन कॉइल और डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है जो हमारी इग्निशन रिक्वायरमेंट 1, 2, 3 को पूरा करते हैं। परंतु इसको सहयोग देने के लिए बहुत कुछ लगा हुआ है। अब बेटा एग्जाम में जो सवाल आता है कि बैटरी इग्निशन सिस्टम में बैटरी होती है कि नहीं? जरूर होती है। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में बैटरी होती है कि नहीं? नहीं होती। अब इसके बाद दूसरा सिस्टम आता है, कौन सी सिस्टम का परफॉर्मेंस स्पीड पे निर्भर करता है। अब मैग्नेटो इंडक्शन सिस्टम में जो करंट पैदा होती थी वो किस पे निर्भर करती थी? वो स्पीड पे निर्भर करती थी, क्योंकि वहां बैटरी नहीं थी। यहां पे उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी गाड़ी नहीं चल रही, हमारी बाइक नहीं चल रही है, तो भी इंजन स्टार्ट रह सकता है। हम इंजन स्टार्ट करके खड़े रहते हैं, क्योंकि बैटरी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। वहां पे तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। अभी आएगा आगे। ओके, अब इसमें पूछता है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछता है कि बैटरी इग्निशन सिस्टम के प्राइमरी सर्किट में क्या क्या होता है। अब जरा समझिए, इस जो हमारी इग्निशन कॉइल है, इस इग्निशन कॉइल में होता क्या? एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में है लो वोल्टेज, सेकेंडरी वाइंडिंग में मिलता है हाई वोल्टेज। तो इसका मतलब इस प्राइमरी कॉइल के पीछे जो चीजें हैं वो सब हो गया प्राइमरी सर्किट, और इस प्राइमरी कॉइल के आगे जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल के आगे जो चीजें हैं वो हो गया सेकेंडरी सर्किट। तो मैंने क्या किया है, इस चित्र में रेड से शो किया है प्राइमरी सर्किट के कंपोनेंट्स को, और ग्रीन से शो किया है सेकेंडरी सर्किट के कंपोनेंट। अब बेटा देखिए, इतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ सकते कि एग्जाम में सब चीज आ रहे हैं, लेकिन आपको दिमाग में होना चाहिए कि बैटरी से जो लो वोल्टेज करंट मिलेगी, कॉइल के द्वारा उस वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा और उस हाई वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूटर वाले पे सप्लाई किया जाएगा। इसका मतलब बैटरी हमेशा प्राइमरी में रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा सेकेंडरी में रहेगा। जो हमारी इग्निशन कॉइल है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो प्राइमरी सर्किट में रहेगी, सेकेंडरी वाली जो है वो सेकेंडरी सर्किट में रहेगी। ओके जी, आइए अब देखिए, एग्जाम में पूछता है अक्सर आपको, तो प्राइमरी सर्किट में क्या आएगा? प्राइमरी सर्किट में आएगा सर बैटरी, इसके बाद ये आमीटर, उसके बाद ये इग्निशन स्विच, उसके बाद ये प्राइमरी वाइंडिंग, यहां पे ये है कॉन्टैक्ट ब्रेकर, और यहां पे ये कैपेसिटर। ये सब किस में आएगा? प्राइमरी वाइंडिंग। तो इसका मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो जिसमें बैटरी है वो प्राइमरी वाइंडिंग है, जिसमें इग्निशन स्विच है वो प्राइमरी वाइंडिंग है, जिसमें प्राइमरी कॉइल है वो प्राइमरी वाइंडिंग है, जिसमें ब्रेकर पॉइंट है वो प्राइमरी वाइंडिंग है, और कैपेसिटर। अब इन पांचों के अलग अलग क्या फंक्शन होते हैं इस पूरी वर्किंग में, वो भी मैंने लिख दिया है, बेटी पढ़िएगा मत। बस बैटरी जो है एनर्जी का सोर्स है, प्राइमरी वाइंडिंग में लो वोल्टेज होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज क्रिएट होगी। कैसे क्रिएट होगी? इग्निशन सिस्टम की वर्किंग समझाएं तो समझ में आ सकता है। परंतु हमारा इस वक्त एम क्या है कि इस चैप्टर से जो फैक्ट्स हैं, जो एग्जाम में 15 सवाल आते हैं, उस 15 में से 13 कम से कम आपके दिमाग में समझ में आ जाए। 1-2 तो बेटा फिसल सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, हम भी नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए हम लोग सेकेंडरी में क्या होगा? एक सेकेंडरी कॉइल होगी, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, स्पार्क प्लग की तारें होंगी और स्पार्क प्लग होगा। तो अब आप कॉमन सेंस से देखिएगा, स्पार्क प्लग सेकेंडरी में, बैटरी फर्स्ट में, प्राइमरी कॉइल फर्स्ट में, सेकेंडरी कॉइल सेकेंड में, इग्निशन स्विच फर्स्ट में,
कैपेसिटर फर्स्ट में, कॉन्टैक्ट ब्रेकर फर्स्ट में। तो ये चीज देख के आप टिक कर पाएंगे। एग्जाम में आपके इस तरह के प्रश्न हैं, मैं आपको शीट में भी दूंगा। ओके, अब देखिए सेकेंडरी कॉइल के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर क्या क्या होता है। अब आते हैं, देखिए बेटा, अब आपके एग्जाम को मैंने जब देखा पुराने पेपर्स को, तो देखा कि सबसे ज्यादा प्रश्न आपके जो आए हैं इस चैप्टर में वो बैटरी से ही आए। तो इसका मतलब बैटरी इग्निशन सिस्टम में जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है, बैटरी या बैटरा जो भी कह लीजिए, उस बैटरी पे बहुत सारे सवाल आए हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग बैटरी को देखें। अब बेटा देखिए, ये हमारी है बैटरी। अब जरा यहां पे देखिए तो लिखा है बैटरी इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। तो सबसे पहले तो समझिए बैटरी जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। पंखा क्या है? पंखा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, लेकिन हमारा बैटरी जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। का मतलब हमारी बैटरी में क्या होता है बेटा? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होती है। बैटरी में क्या होता है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है। आप बैटरी इस्तेमाल करते हैं चाहे कैलकुलेटर में, चाहे फोन में, चाहे बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं। बेटा मैं जो ये अपना यूज कर रहा हूं, क्या बोलेंगे इसको, रिमोट माउस कह लीजिए, इससे मैं आगे आगे चलाता हूं, तो इसमें भी बैटरी है। लेकिन कुछ दिन बाद कहते हैं सर बैटरी बदल दीजिए, ये जो मैं माइक को यूज कर रहा हूं इसमें भी बैटरी है। क्यों? क्योंकि इस्तेमाल करते करते ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो जब डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है? डिस्चार्ज होने का मतलब है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। पर अगर ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हम लोगों को बेटा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ सिखाता है, एनर्जी इज कांस्टेंट। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ते बढ़ते कन्वर्ट हो जाएगी तो एक स्थिति आई केमिकल एनर्जी खत्म। लेकिन अगर उसको चार्ज कर दें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि केमिकल एनर्जी डिस्चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जब हम चार्जिंग करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में खर्च होती है। इसीलिए मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो रात में हम लोग लगा देते हैं चार्जिंग में, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद तार निकाल देते हैं, दिन भर ऑन करते हैं। तो बैटरी हर जगह है। आपके मोबाइल फोन का उदाहरण देना भूल गया, सबसे ज्यादा तो आजकल वही है। ठीक है, तो मोबाइल फोन में भी आपके बैटरी है और बहुत सारे जगहों पे बैटरी। अब जो हमारे ऑटोमोबाइल में बैटरी यूज होती है उसको हम लोग SLI बैटरी कहते हैं। ये SLI कंपनी का नाम है? मैंने कहा नहीं, ये SLI कंपनी का नाम नहीं है। यहां पे SLI जो है इस बैटरी के फंक्शन से संबंधित। तो आइए जरा समझें। S का मतलब स्टार्टिंग, L का मतलब लाइटिंग और I का मतलब इग्निशन। अब देखिए बेटा, हमारे स्कूटर बोलिए, मोपेड बोलिए, बस बोलिए, कार बोलिए, ट्रक बोलिए, इन सबको हम लोग जब बोलते हैं तो हम लोग बोल देते हैं ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल, इस ऑटोमोबाइल्स में हम लोग बोल देते हैं दो पहिए वाले, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, है ना, 8 व्हीलर, ट्रक के 8 चक्के वाला है। आज सुबह मैंने बेटा 22 चक्के का एक ट्रक देखा, बहुत लंबा उसका पीछे का वो था कैरेज स्पेस जिसमें सामान रखते हैं, बहुत ही लंबा। आज सुबह सुबह चले गए थे संगम की तरफ, तो वहां से लौट रहे थे तो हमारे गौ घाट एरिया वहां पे देखा था थोड़ी देर जाम लगा हुआ। ओके, अब जरा समझिए कि हमारे ऑटोमोबाइल में बैटरी होती, थोड़ा सा यहां 2-3 बातें। सर ये बताइए, ये जो हमारी बैटरी होती है पेट्रोल इंजन में होगी ना, जो चिंगारी तो वही चाहिए हमें? मैंने कहा नहीं बेटा जी, पेट्रोल इंजन में भी बैटरी होती है और डीजल इंजन में भी बैटरी होती है। सर पेट्रोल इंजन में तो समझ में आती है बात कि हमें चिंगारी पैदा करनी है, तो हमारे पास 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी होगी, उसको हम स्टेप अप करेंगे, हाई वोल्टेज बनाएंगे, चिंगारी पैदा कर लेंगे। डीजल इंजन में तो सर एयर सक होती है, एयर कंप्रेस होती है, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में सर हम डीजल का फुहारा फेंकते हैं। लेकिन चूंकि एयर हाई कंप्रेशन रेशियो पे कंप्रेस होती है तो अंदर का तापमान ऑलरेडी हाई रहता है, और डीजल का इग्निशन पॉइंट कितना है? इग्निशन पॉइंट 210 करीब है, तो अंदर जाते ही डीजल जल पड़ता है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर 400-500 डिग्री होता है। तो वहां तो सर बैटरी की जरूरत है ही नहीं, चिंगारी की जरूरत है नहीं। मैंने कहा समझिए, हम जो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं किसी ऑटोमोबाइल में, अब हम थोड़ी देर के लिए पेट्रोल इंजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं। उस ऑटोमोबाइल में पेट्रोल इंजन भी आ गया, डीजल इंजन भी आ गया, 2 स्ट्रोक भी आ गया, 4 स्ट्रोक भी आ गया, 2 चक्के वाला भी आ गया, 4 चक्के वाला भी आ गया।
किसी भी ऑटोमोबाइल में जो हम बैटरी इस्तेमाल करते हैं उस बैटरी को हम लोग बोलते हैं SLI बैटरी, स्टार्टिंग, लाइटिंग एंड इग्निशन। अब जरा समझिए, हमारा जो SI इंजन है उस SI इंजन में हमें बैटरी की जरूरत है इन तीनों के लिए। मतलब हमें अपने इंजन को स्टार्ट करने के लिए भी बैटरी चाहिए, हमें अपने ऑटोमोबाइल में बाकी जो लाइटिंग है उसके लिए भी बैटरी चाहिए, हमारे हेडलैम्प होते हैं, हमारे टेल लैंप होते हैं, हमें रेडियो बजाना होता है, हमें पावर स्टीयरिंग का इस्तेमाल करना होता है, खिड़कियां बंद करनी होती हैं, ठीक है, पावर स्टीयरिंग तो ये चलाने वाले को हल्के चला, पावर विंडो का इस्तेमाल करना होता है। इसका मतलब हमारे इंजन में अगर पेट्रोल इंजन है तो हमारा इंजन जो है स्टार्टिंग, लाइटिंग और इग्निशन तीनों काम बैटरी की ताकत से करेगा, तो वहां तो इग्निशन आ गया। लेकिन अगर ये CI इंजन है तो भाई साहब उसको भी स्टार्ट करने के लिए हमें बैटरी की जरूरत है। सर वहां तो चिंगारी चाहिए नहीं, मैंने कहा चिंगारी नहीं चाहिए परंतु स्टार्ट करने के लिए बैटरी की जरूरत है। तो कैसे, मैंने कहा बताते हैं। अब हमारा मान लीजिए ट्रक है, ट्रक तो डीजल इंजन है। अब ट्रक ड्राइवर रात में आके बैठा, अब रात में आके बैठा उसको लाइट जलानी है, देखना है कहां चाबी रखी, कहां कागज रखा, तो अब इंजन स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, तो इसका मतलब उसको लाइट चाहिए तो स्विच ऑन करेगा, तो कहां से करंट आएगा, तो इसका मतलब या उसको गाड़ी की सिर्फ हेडलाइट जलानी है, कुछ देखना है, तो इसका मतलब जो लाइटिंग है हमारे उस ऑटोमोबाइल की उसको चलाने के लिए हमें बैटरी की जरूरत है। स्टार्टिंग के लिए भी चाहिए, लाइटिंग के लिए, लेकिन वहां पे इग्निशन, चिंगारी नहीं पैदा करनी है। तो इसका मतलब किसी भी ऑटोमोबाइल में जो बैटरी होती है, पेट्रोल इंजन में वो कहीं ना कहीं मोटा सबसे बड़ा काम उसका चिंगारी पैदा करना होता है, बट चिंगारी पैदा करने के साथ साथ वो और भी फंक्शन करती है। तो इसका मतलब किसी भी ऑटोमोबाइल में बैटरी के 3 काम होते हैं, SLI, स्टार्टिंग, लाइटिंग एंड इग्निशन। लेकिन इग्निशन का मतलब SI इंजन में, CI इंजन में इग्निशन नहीं। इतनी बात समझ पाए। अब सर स्टार्टिंग में का क्या मतलब है, मैंने कहा हम लास्ट में आपको बताएंगे स्टार्टिंग का क्या मतलब। लाइटिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया। सपोज कीजिए हमने बाइक स्टार्ट की, बाइक स्टार्ट नहीं की, हमें लाइट ऑन करनी है, तो क्या करेंगे, उस केस में हमारे पास बैटरी है, आप लाइट ऑन करते हैं, लाइट जल जाती है। लेकिन अब आप लाइट ऑन किए हुए हैं तो क्या होगी, बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी, थोड़ी देर बाद लाइट बंद हो जाएगी क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गई। लेकिन इंजन आप स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, चार्ज भी हो जाएगा। कैसे होगा तो देखते हैं। तो इसका मतलब मैंने आपको सिर्फ एक कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की। ये दिमाग में मत पाल लीजिएगा सर डीजल में तो बैटरी होगी नहीं, सर वहां तो चिंगारी पैदा ही नहीं करनी, वहां तो स्पार्क प्लग होता ही नहीं। बेटा देखिए, बैटरी इग्निशन सिस्टम के लिए बैटरी की जरूरत है, परंतु किसी भी ऑटोमोबाइल में उसकी स्टार्टिंग के लिए भी हमें बैटरी की जरूरत है। स्टार्टिंग के लिए क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब इसका मतलब हमारी बैटरी जो है वो SLI बैटरी। अब देखिए बैटरी नॉर्मली 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी बैटरी, जो नॉन रिचार्जेबल होती है। जैसे हमारे इसमें रिमोट, इसमें जो हमारा क्या बोलेंगे इसको, प्रेजेंटर बोलते हैं तो ये रिमोट माउस है, इसमें जो बैटरी लगती है या हमारे माइक में जो बैटरी लगती है वो चार्ज नहीं होती है, उसको हम फेंक देते हैं। इसका मतलब वो प्राइमरी सेल है। बैटरी तो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, तो प्राइमरी सेल बोल लो या प्राइमरी बैटरी बोल लो, उसको हम फेंक देते हैं। सेकेंडरी वाली जो होती है वो रिचार्जेबल होती है, इसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। तो बैटरी में एक चीज और है कि बैटरी हमें डायरेक्ट करंट देती है, AC देती है। मतलब अगर हम लोग इस तरह से देखें तो कुछ इस तरह से देगी, और हमारी जो बाकी करंट दूसरी वाली कैसे होती है, AC, जिसका डायरेक्शन बदलता रहता है। तो ये हमारी DC है और ये हमारी AC है। तो बैटरी से हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट करंट मिलता है। अब हमारे ऑटोमोबाइल्स में जो बैटरी इस्तेमाल होती है वो सेकेंडरी टाइप की होती है, क्योंकि जब वो डिस्चार्ज होती हैं उसके बाद वो चार्ज होती हैं। तो डिस्चार्जिंग हो तो उसमें चार्ज हम कर सकते हैं, वो रिचार्जेबल है, तो सेकेंडरी टाइप की होती है। इसका मतलब, और उसमें भी मेनली कौन सी इस्तेमाल होती है, लेड एसिड बैटरी। ओके, नाम है इसका लेड एसिड बैटरी। तो आप समझ ही रहे हैं कि लेड भी हो गया, एसिड भी हो गया। आगे देखते हैं। अब जरा आगे चलते हैं, अब यहीं पे थोड़ा सा रुक जाते हैं। अब देखिए बेटा, थोड़ा सा हम लोग आजकल आप बहुत सुनते होंगे, या मैंने आपको शुरू में बताया भी फर्स्ट चैप्टर में, कि हमारे IC इंजन में हम लोग करते क्या हैं, जनरली पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG इस तरह के फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी जो है वो हाइड्रोकार्बन हैं, जीवाश्म ईंधन हैं, सभी में कार्बन है। और कार्बन जब जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो फॉसिल, अब वो पढ़ा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है तो बुरी बात है, क्योंकि हमें हीट भी पूरी नहीं मिलती और जहरीली भी होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो हमें हीट पूरी मिलती है, तुलनात्मक रूप से CO की तुलना में ज्यादा कम हीट मिलती है,
और इसके बने हुए प्रोडक्ट जो हैं वो जहरीले नहीं हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है, यह ग्रीन हाउस गैस है। तो धीरे धीरे हम लोग आईसी इंजन में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं। तो फिर सर हमारी बाइक कैसे चलेगी, हमारी कार कैसे चलेगी? मैंने कहा आपने सुना होगा, दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि सन 2050 तक दुनिया में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी इनसे चलने वाले वाहन नहीं रहेंगे। मतलब 30 साल के बाद ऐसा होगा कि दुनिया पूरी फॉसिल फ्यूल से मुक्त होने की संभावना। और आने वाले 2030 तक, 2030 मतलब आज से 10 साल बाद तक कम से कम 30% वाहन की हिंदी इंग्लिश क्या होती है, व्हीकल्स, विल बी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड, बैटरी से चले। अब उस बैटरी को आप चार्ज जो है पवन ऊर्जा से भी कर सकते हैं, सौर ऊर्जा से भी कर सकते हैं, वायु ऊर्जा से भी कर सकते हैं, किसी भी गैर परंपरागत तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम ऊर्जा के उन स्रोतों को प्रेफर कर रहे हैं जिससे प्रदूषण न फैले या प्रदूषण मुक्त हो, जो प्रदूषण ना करें, ग्रीन एनर्जी हो। तो अब समझिए पिक्चर में आ गया है बैटरी ऑपरेटेड ऑटोमोबाइल। आपने स्कूटी, कार, तो अब धीरे धीरे, लेकिन अभी क्या है, बहुत कॉस्टली है, इनको रास्ते में रिचार्ज करने के रिचार्ज स्टेशन नहीं है, दाम ज़्यादा है, तो ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन जब इनके थोड़े दाम कम हो जाएंगे, सड़क पे हर 2 किलोमीटर के ऊपर चार्जिंग स्टेशन होंगे, चार्जिंग भी फट से हो जाएगी, मान चार्जिंग स्टेशन खुल भी जाए। अब हम पेट्रोल भराना होता है, जाते हैं 2000 रुपये देते हैं, फट से पेट्रोल भर देता है 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर तो चल देते हैं। अब चार्जिंग स्टेशन बन भी जाए तो एक तो बहुत दूर दूर होगा, 100 किलोमीटर पे, और जाएंगे, ठीक है सर बैठ जाइए आराम से कुर्सी पे, पेपर पढ़िए, अब चार्जिंग में बैटरी के 6 घंटा लगेगा, तो हमें फास्ट चार्ज करना पड़ेगा। इसका मतलब अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के साथ, आसान नहीं है। लेकिन अब चूंकि बैटरी की बात आई है इसलिए मैं प्रश्न को बता रहा हूं, क्योंकि देखिए बेटा आप लोग कहीं ना कहीं जनरल साइंस में इस तरह का प्रश्न आने की संभावना है। तो मैंने जो डिस्कशन किया है ये जनरल साइंस के लिहाज से किया है। ईवी का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब क्या है, इसमें पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन नहीं होगा, ये बैटरी ऑपरेटेड होंगे। तो जो हमारी पीछे हम जिस बैटरी की बात कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल की बैटरी, जिसका काम है ऑटोमोबाइल को स्टार्ट करना, आईसी इंजन वाले ऑटोमोबाइल को, मतलब पेट्रोल और डीजल इंजन वाले ऑटोमोबाइल को स्टार्ट करना, लाइटिंग देना और इग्निशन। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करेंगे तो वहां पे जो बैटरी होगी वो इग्निशन नहीं करेगी, वो पेट्रोल इंजन नहीं है, उसमें स्टार्ट करने के लिए भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन नहीं है कि सक्शन कंप्रेशन कराने के लिए हमें स्टार्टिंग ताकत की जरूरत पड़ेगी बाहर से। ये जो मैंने सेंटेंस बोला है इसको मैं स्टार्टर मोटर में आगे समझाऊंगा, इसलिए मैं इसको भी डिटेल नहीं कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो होती हैं वो कौन सी बैटरी यूज करती हैं, वो लिथियम आयन बैटरी यूज करती हैं। ये एक मेरे हिसाब से ऐसा प्रश्न है कि आने वाले किसी भी जनरल साइंस के एग्जाम में या जनरल एग्जाम में, जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है। तो वो लिथियम आयन बैटरी है और यह है लेड एसिड बैटरी। तो हमारे जो इस्तेमाल होती है ऑटोमोबाइल्स में, मतलब हमारे आईसी इंजन वाले ऑटोमोबाइल में, रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन वाले ऑटोमोबाइल में, सीएनजी वाले में, पेट्रोल वाले में, डीजल वाले में, लेकिन उसमें स्टार्टिंग और लाइटिंग का काम तो हर तरह के इंजन में करेगी। लेकिन जो पेट्रोल या पेट्रोल जैसे हैं जहां पे भी चिंगारी से दहन होता है उसमें वो इग्निशन का भी काम करेगी। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो होंगे वहां पे जो बैटरी होगी वो लिथियम आयन बैटरी होगी, उसमें प्रज्वलन का तो सवाल ही नहीं है, स्टार्टिंग के लिए भी नहीं होगा क्योंकि तो मोटर स्टार्ट होगी उसकी अलग तरह से। ईवी अब कहा जाता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं यही हैं हमारा भविष्य, मतलब आने वाले जमाने में, एंड इट विल रिप्लेस आईसी इंजन ड्रिवन ऑटोमोबाइल्स इन नियर फ्यूचर। ये कहा जाता है कि जो हमारे अंतर्दहन इंजन से चलने वाले वाहन हैं ये भविष्य में रिप्लेस हो जाएंगे और इनकी जगह ले लेगी बैटरी से चलने। सर बैटरी जब चलेगी तो डिस्चार्ज हो जाएगी, चार्ज करेंगे। चार्ज करने के लिए जो हम ऊर्जा इस्तेमाल करेंगे वो हम नवीन ऊर्जा करेंगे, हरित क्रांति वाली ऊर्जा करेंगे। कैसे? वायु वाली ऊर्जा करेंगे जो प्रदूषण नहीं करती, सौर वाली ऊर्जा करेंगे जो प्रदूषण नहीं करती, हाइड्रो पावर वाली जो पानी से बनती है उसको इस्तेमाल करेंगे। अब पानी से ऊर्जा बनाने के भी क्या खतरे हैं देखा होगा भी आपने, चमोली में जो दुर्घटना हुई है, डैम तबाह हो गए हैं, इसका मतलब उस पानी को भी अगर सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्रकृति छोड़ने वाली नहीं है। तो आगे चल के हो सकता है कि हम हाइड्रो पे भी कम हाथ लगाएं या न्यूक्लियर से करेंगे।
तो ये जो हमारे सोर्सेज हैं, ये हमारे क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, उनसे हम जब विद्युत प्राप्त करेंगे, उस विद्युत से अपनी बैटरी चार्ज करेंगे, उस बैटरी से हम अपना जहां चाहे जाएंगे, अपनी कार, अपनी ट्रक, अपनी मोटरसाइकिल चलाएंगे, और जहां होगा वहां 2 मिनट में चार्ज करा लेंगे। लेकिन अभी समस्या क्या है, 2 मिनट में बैटरी चार्ज नहीं होगी। जो व्हीकल है वो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन की तुलना में वो गाड़ियां भी महंगी हैं, तो उनका दाम भी घटना है, चार्जिंग की सुविधा हर जगह मौजूद होनी है, और चार्जिंग में कम समय भी लगे। ये 3 बड़े चैलेंज हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। ऐसा नहीं कि अभी खोज नहीं हुई है, इलेक्ट्रिक की कारें आ चुकी हैं, इंडिया में टाटा वालों ने लॉन्च कर दी है, बाइक भी है, स्कूटर भी है, स्कूटी भी है, बट महंगी। चलिए आपने पैसा लगा के खरीद भी लिया, तो बैटरी डिस्चार्ज होगा ये सड़क पे, तो क्या करेंगे, कहाँ पे चार्ज कराएंगे? मान लीजिए चार्जिंग स्टेशन बन भी जाए तो बैटरी को चार्ज होने के लिए 4 घंटा लगेगा, कौन 4 घंटे बैठेगा? इसका मतलब हाई परफॉर्मेंस की बैटरीज बनेंगी तो समय लगेगा। लोग कहते हैं 30-35 साल के अंदर टोटली खत्म हो जाए। इसी बात को मैंने दिखाने की कोशिश की। सर इस आईसी इंजन वाला ऑटोमोबाइल बढ़िया चल तो रहा है सर, हम लोग मैकेनिकल वालों की रोजी रोटी भी चल रही है, तो इसको क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? बेटा ये पॉल्यूशन करते हैं। पॉल्यूशन का चैप्टर हम लोग का आगे आने वाला है और अच्छी तरह समझा पाएंगे। तो ये पॉल्यूशन की वजह से मतलब प्रदूषण जो है वो रोकना है, वायु प्रदूषण। तो ये थोड़ा सा मैंने बेटा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने की आपको कोशिश की। अब देखिए ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही गई, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा 2 टर्न लगेगा, 1 टर्न और लगेगा, तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे आगे बैटरी को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा